हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग यहां पर एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11th की पाठ्य पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत कवर कर रहे हैं। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 4 है। यहां पर हम महासागरों और महाद्वीपों के वितरण से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की? अल्फ्रेड वेगनर, अब्राहम आर्टेलियस, एंटोनियो पेलेग्रिनी, एडमंड हेस। देखिए, अगर आप अटलांटिक महासागरीय तटरेखा को देखें, यानी इसके दोनों तरफ जो भी महाद्वीप हैं उनकी तटरेखा को देखें, तो आपको उनमें एक आश्चर्यजनक सममिति देखने को मिलेगी। और इसी समानता की वजह से बहुत से वैज्ञानिकों ने दक्षिण और उत्तर अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त की है। सन 1596 में, यानी 1596 में एक डच मानचित्रवेता हुए थे जिनका नाम था अब्राहम आर्टेलियस। इन्होंने सबसे पहले इस संभावना को व्यक्त किया कि कभी किसी समय आपके उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका यूरोप और अफ्रीका से जुड़े हुए थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है पहले का बी वाला। दूसरा प्रश्न है आपका, महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया? मॉर्गन, हैरी हेस, आर्थर होम्स, अल्फ्रेड वेगनर। जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में प्रतिपादित किया। यानी इन्होंने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रतिपादित किया और यह सिद्धांत महाद्वीप और महासागरों के वितरण से संबंधित है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सेकंड का डी वाला, यानी अल्फ्रेड वेगनर। तीसरा प्रश्न है आपका, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है? पहला है, वेगनर ने बड़े महाद्वीप को पेंजिया का नाम दिया। अगला है, वेगनर ने विशाल महासागर को पैंथालासा कहा। अगला है, पेंजिया के विखंडन के फलस्वरूप दक्षिणी भूखंड लॉरेसिया कहलाया। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार आज जो आप सभी महाद्वीप देख रहे हैं वो किसी समय एक ही भूखंड का हिस्सा थे। यानी आज आप जो उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप या फिर आप एशिया महाद्वीप जो देखते हैं या फिर आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो देखते हैं, अलग अलग महाद्वीप आज जो देख रहे हैं वो किसी समय पूरा एक भूखंड हुआ करते थे। तो इस पूरे विशाल भूखंड को वेगनर ने पेंजिया का नाम दिया है। और ये पूरा विशाल भूखंड, इसके चारों ओर एक समुद्र था, यानी एक महासागर हुआ करता था, उसको इन्होंने पैंथालासा का नाम दिया है। तो यहां पर एक और दो कथन बिल्कुल सही है। पेंजिया जो महाद्वीप है इसका विभाजन हो जाता है और विभाजन के उपरांत इसका जो उत्तरी वाला भाग है, नॉर्थ वाला जो भाग है, वो लॉरेसिया कहलाया और नीचे वाला जो हिस्सा था वो गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। ये ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ वाला लॉरेसिया और जो नीचे वाला साउथ वाला हिस्सा जो था उसको गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर लिखा गया है पेंजिया के विखंडन के फलस्वरूप दक्षिणी भूखंड लॉरेसिया कहलाया। नहीं, दक्षिणी नहीं, उत्तरी भूखंड लॉरेसिया कहलाया। अब देखिए, इसका जो उत्तरी भूखंड है लॉरेसिया, इसको अंगारा लैंड भी कहा जाता है। अच्छा, कमेंट में आप ये बताएंगे कि ये जो लॉरेसिया और गोंडवाना है, इनके विभाजन से, इनका भी बाद में विभाजन हुआ है, इनके विभाजन से कौन कौन सी संरचनाएं बनी हैं, कौन कौन से उपमहाद्वीप और महाद्वीपों का विकास हुआ है, वो आप कमेंट में बताएंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको नोट्स में ये लिखवा चुका हूं। तो यहां पर आपका केवल तीसरा वाला कथन गलत है। तो यहां पर आपका सही आंसर है तीसरे का सी वाला, केवल थर्ड। चौथा प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा प्रमाण महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में नहीं है? ये बात पूछा गया है। पहला है, महासागरों के किनारे ज्वालामुखी क्षेत्र। अगला है, महाद्वीपों की तटरेखा की साम्यता। अगला है, महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता और प्लेसर निक्षेप। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में कुछ प्रमाण हैं, जैसे दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीपों की तटरेखाओं में आपको साम्यता देखने को मिलती है। तो यहां पर महाद्वीपों की तटरेखा की साम्यता, यह भी एक विस्थापन का प्रमाण है। इसके अलावा महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता, जैसे दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका तट की तटरेखा के साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप जुरासिक काल के हैं। तो यानी इनकी चट्टानों की आयु में समानता देखने को मिलती है। इसके अलावा भारत, अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिक, ऑस्ट्रेलिया में टिलाइट की उपस्थिति है। प्लेसर निक्षेप, देखिए घाना के तट पर सोने के प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं, जबकि उद्गम चट्टानें यहां पर अनुपस्थित हैं। यानी उद्गम चट्टानें ब्राजील में हैं, लेकिन प्लेसर निक्षेप कहां पर? घाना के तट पर पाए जाते हैं। तो ये जो प्रमाण हैं 2, 3, 4, ये सभी महाद्वीप के विस्थापन के प्रमाण हैं।
जबकि महासागरों के किनारे ज्वालामुखी क्षेत्र ये विस्थापन के प्रमाण नहीं है। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका चौथे का ए, केवल एक। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया था? आर्थर होम्स, बुलर्ड, पार्कर, मैकेंजी। 1964 ईस्वी में 1964 में बुलर्ड नाम के एक वैज्ञानिक ने आपके अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया। तो यहां पर आपका सही आंसर है पांचवें का बी वाला। छठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टिलाइट को परिभाषित करता है? पहला है ये नदी जल के अवसादों से निर्मित चट्टानें हैं। अगला है ये समुद्री निचस्थल में पाए जाने वाले खनिजों के अवसादी निक्षेप हैं। अगला है ये अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती हैं। अगला है ये ज्वालामुखी लावा से निर्मित अपरदित चट्टानें हैं। देखिए, टिलाइट वे अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है छठवें का सी वाला। गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घने टिलाइट हैं जो विस्तृत और लंबे समय तक हिम आवरण की ओर इंगित करते हैं। इसके अलावा इसी क्रम में भारत के अतिरिक्त अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया में आपको टिलाइट्स देखने को मिलते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है छठवें का सी वाला। सातवां प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है? पहला है लेमूर ब्राजील, घाना व उत्तर अमेरिका में मिलते हैं। अगला है मोसोसारस नाम के छोटे रेंगने वाले जीव केवल उथले खारे पानी में ही रह सकते थे। देखिए, आपकी जो स्थलों का जो विस्थापन हुआ है उसके प्रमाण हमें जीवों के वितरण से भी पता चलते हैं। जैसे आपके भारत में, पूरे भारत में कहीं भी शेर नहीं पाए जाते हैं, केवल गिर के जंगलों में शेर पाए जाते हैं। गिर वाली जो भूभाग है उसी भूभाग में शेर पाए जाते हैं। और ऐसा भूवैज्ञानिक बताते हैं कि गिर वाला जो भाग है वो किसी समय अफ्रीका वाले भाग से जुड़ा हुआ था, यानी अफ्रीका के उसी भाग में जुड़ा हुआ था जहां पर शेर पाए जाते थे। तो यही कारण है कि केवल भारत में गिर वाले भाग में ही शेर पाए जाते हैं, अन्य कहीं शेर नहीं पाए जाते हैं। तो उसी प्रकार जो आपका लेमूर है, लेमूर आपके इंडिया में, इसके अलावा मेडागास्कर में और अफ्रीका में मिलते हैं, ना कि ब्राजील, घाना और उत्तर अमेरिका में। यानी कि लेमूर आपके इंडिया, मेडागास्कर और अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। और इसी वजह से जो भूवैज्ञानिक हैं वो इन तीनों स्थलखंडों को जोड़कर एक सतत स्थलखंड लेमूरिया की उपस्थिति को भी स्वीकारते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। मोसोसारस नाम का एक छोटा रेंगने वाला जो जीव ये केवल उथले खारे पानी में भी रह सकते थे। इनकी अस्थियां केवल दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी केप प्रांत और ब्राजील में इरावर सेल समूह में ये मिलते थे। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला, यानी केवल सेकंड। आठवां प्रश्न है आपका, वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए कौन कौन से बल उत्तरदायी हैं? पोलर या ध्रुवीय फीलिंग बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वारीय बल, मेंटल भाग में संवहन धाराओं के द्वारा उत्पन्न बल। वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए वैसे तो 3 बल हैं। अगर आप स्टैंडर्ड किताबों को उठाकर देखेंगे तो वहां पर 3 बल बताए गए हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में 2 बलों को माना गया है। एक तो पोलर या ध्रुवीय फीलिंग बल और दूसरा वाला ज्वारीय बल माना गया है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल भी इसमें शामिल है। अगर आप स्टैंडर्ड किताबें, दृष्टि पब्लिकेशन की बुक्स उठाकर देखेंगे या फिर आप माजिद हुसैन की किताब उठाकर देखेंगे तो वहां पर 3 बताए गए हैं, जबकि यहां पर 2 बताए गए हैं। हालांकि हम यहाँ पे सही प्रश्न ही पढ़ेंगे, सही प्रश्न ही अटेम्प्ट करेंगे, हम तीनों बलों को सही मानेंगे। यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में गलती है, कई बार हमने आपको बताया भी है कि एनसीईआरटी बुक भी ऑथेंटिक नहीं है, वहां पर भी मिस्टेक्स हैं। तो आपके वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए 3 बल उत्तरदायी हैं, पोलर या ध्रुवीय फीलिंग बल, गुरुत्वाकर्षण बल और ज्वारीय बल। ध्रुवीय फीलिंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं है, बल्कि यह भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है और यह उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। दूसरा बल है ज्वारीय बल, जो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से संबद्ध है, जिससे महासागरों में उतार चढ़ाव होते हैं। वैगनर की मान्यता यह थी कि करोड़ों वर्षों के दौरान ये बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो गए। तो यहां पर आपका सही आंसर है 8वें का डी वाला, केवल 1, 2 और 3। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कंफ्यूजन दूर कर दिया है। गुरुत्वाकर्षण बल आपकी किताब में मेंशन नहीं है, लेकिन आप जो स्टैंडर्ड किताब में देखेंगे तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल को भी इसमें रखा गया है। 9वां प्रश्न है आपका, महाद्वीपों के विस्थापन से संबंधित संवहन धारा सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया? मॉर्गन, हैरी हेस, आर्थर होम्स, अल्फ्रेड वैगनर। 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने
मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की। तो यहां पर आपका सही आंसर है 9वें का सी वाला, यानी आर्थर होम्स। 10वां प्रश्न है आपका, संवहन धारा सिद्धांत के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है, इस सिद्धांत के तहत पृथ्वी के मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की गई। इस सिद्धांत के अनुसार महासागरीय नितल की चट्टानों में सामान्य व उत्क्रमण चुंबकत्व क्षेत्र की पट्टियां पाई जाती हैं। देखिए यहां पर पहला वाला केवल कथन सही है, सेकंड वाला कथन गलत है, क्योंकि सेकंड वाला कथन जो है ये महासागरीय अधिस्थल सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर केवल पहला वाला कथन की बात कर लेते हैं। तो अभी मैंने बताया था 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की, और ये धाराएं रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता से मेंटल भाग में उत्पन्न होती हैं। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो यहां पर आपका आंसर है केवल 1। देखिए होम्स ने उस समय तर्क दिया कि पूरे मेंटल भाग में इस प्रकार की धाराओं का तंत्र विद्यमान है। हालांकि बाद के वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नकार दिया, यानी कि समकालीन जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ये वाला जो है इसको नकार दिया है। 11वां प्रश्न है आपका, महासागरीय अधिस्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है, महासागरों का अधिस्थल एक विस्तृत मैदान है। अगला है, समुद्र अधिस्थली में जलमग्न पर्वतीय कटकें व गहरी खाइयां प्राय महाद्वीपों के किनारों पर स्थित हैं। अगला है, महासागरीय चट्टानें महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नवीन है। देखिए महासागरों की बनावट और आकार, इनका भी जो आकार है वो धरातलों के समान, इसमें भी आप देखेंगे इसके उच्चावच में अंतर देखने को मिलता है। महासागरों का जो अधिस्थल यानी इसकी जो तली है एक मैदान की जैसी नहीं है, बल्कि इसमें भी उच्चावच पाया जाता है। कहीं कहीं पर पर्वत हैं, कहीं कहीं पर गड्ढे हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। ये महासागरों का अधिस्थल एक विस्तृत मैदान नहीं है, बल्कि इसमें भी उच्चावच हैं। इसकी जो अधिस्थली है इसमें जलमग्न पर्वतीय कटकें, गहरी खाइयां जो प्राय महाद्वीपों के किनारों पर स्थित हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। मध्य महासागरीय कटकें ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे अधिक सक्रिय पाई गई हैं। महासागरों के नितल की चट्टानें महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नवीन है। यानी महासागरों की जो इसकी जमीन की तली की चट्टानें जो हैं ये महाद्वीपीय भागों की जो चट्टानें हैं उनकी अपेक्षा ये नवीन है। यानी अभी आपको मैंने बताया था कि ये जो चट्टानें हैं ये बेसाल्ट से निर्मित हैं महासागरों की, जबकि महाद्वीपीय भागों की चट्टानें ग्रेनाइट से निर्मित हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका 11 का सी, केवल 2 और 3। 12वां प्रश्न है आपका, महासागरीय तल के प्रमुख भागों के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। पहला है, महाद्वीपीय सीमा महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्री बेसन के बीच का भाग। अगला है, वितलीय मैदान महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसादों द्वारा निर्मित। मध्य महासागरीय कटक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला। महासागरीय तल को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें आपका महाद्वीपीय भाग है, गहरे समुद्री बेसन है और मध्य महासागरीय कटक है। तो महाद्वीपीय सीमा, महाद्वीप सीमा का मतलब क्या है कि ये महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्री बेसन के बीच का भाग है। इसमें समुद्री मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार और गहरी महासागरीय खाइयां यहां पर शामिल हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। वितलीय मैदान, ये विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तटों और मध्य महासागरीय कटकों के बीच पाए जाते हैं। वितलीय मैदान वह क्षेत्र है जहां महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसाद इनके तटों से दूर निक्षेपित होते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। मध्य महासागरीय कटक, मध्य महासागरीय कटक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला है। महासागरीय जल में डूबी हुई यह श्रृंखला पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यहां पर आपके तीनों ही युग्म सही सुमेलित हैं। तो यहां पर आपका आंसर होगा 12 का डी वाला, यानी कि उपरोक्त सभी। 13वां प्रश्न है आपका, निम्न में से किस महासागर को उसके किनारों पर सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र होने के कारण रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र होने के कारण रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 13 का बी, रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के क्षेत्र को कहा जाता है। 14वां प्रश्न है आपका, सागरीय अधिस्थल सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया। हैरी हेस, अल्फ्रेड वेगनर, एफ बी टेलर, डब्ल्यू जे मॉर्गन। देखिए सागरीय अधिस्थल सिद्धांत
हैरी हेस के द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो यहां पर आपका सही आंसर है 14 का ए वाला। 15वां प्रश्न है आपका, सागरीय अधिस्थल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हेस ने निम्न में से किस अवधारणा पर विचार नहीं किया? मध्य महासागरीय कटकों के साथ ज्वालामुखी क्रियाएं, महासागरीय नितल की चट्टानों में सामान्य व उत्क्रमण चुंबकत्व क्षेत्र की पट्टियों का होना, विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण, महासागरीय तल की चट्टानों की आयु। देखिए ये प्रश्न आपकी अभ्यास प्रश्नावली से है। वेगनर ने सागरीय स्थल विस्तार सिद्धांत जो दिया है उसमें मध्य महासागरीय कटकों के साथ ज्वालामुखी क्रियाओं के होने की बात भी कही है। इसके अलावा पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। इसके अलावा इन्होंने महासागरीय नितल की चट्टानों में सामान्य और उत्क्रमण चुंबक क्षेत्र की पट्टियों का होना भी बताया है, यानी इनके बीच में महासागरीय कटकों के समीपी चट्टानों में सामान्य चुंबकत्व ध्रुवण पाया जाता है और ये चट्टानें जो है नवीनतम है, ये भी बात इन्होंने बताई है। विभिन्न महाद्वीपों पर जीवाश्मों का वितरण, इसके बारे में इन्होंने कोई बात नहीं कही है। महासागरीय तल की चट्टानों की आयु भी बताई है, यानी कि इन्होंने ये बताया है कि महासागरीय परपट्टी की चट्टानें महाद्वीपीय परपट्टी की चट्टानों की तुलना में नवीन है। तो यहां पर आपका डी वाला भी यहां पर है। यहां पर आपका केवल सी वाला नहीं है इसमें, यानी सी वाली जो विशेषता है ये इन्होंने अपने सिद्धांत में नहीं बताई है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 15 का सी वाला, यानी ये प्रश्न आपकी अभ्यास प्रश्नावली से है, ध्यान रखना आप। 16वां प्रश्न है आपका, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है? पहला है, मैकेंजी, पार्कर और मोर्गन ने प्लेट विवर्तनिकी की अवधारणा प्रस्तुत की। विवर्तनिकी प्लेट महाद्वीपीय व महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बना है। अगला है, महासागरीय स्थल मंडल प्लेट की मोटाई महाद्वीपीय स्थल मंडल प्लेट से अधिक है। सन 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मोर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित करके अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे प्लेट विवर्तनिकी कहा गया। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। एक विवर्तनिकी प्लेट ठोस चट्टान का विशाल और अनियमित आकार का खंड है जो महाद्वीपीय व महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बना है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी बिल्कुल सही है। महासागरीय स्थल मंडल प्लेट की जो मोटाई है ये महाद्वीपीय स्थल मंडल प्लेट से अधिक नहीं है बल्कि इससे कम है। तो यहां पर आपका थर्ड वाला कथन गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपका केवल 1 और 2 सही है। तो यहां पर सही आंसर है 16 का बी वाला, केवल 1 और 2 सही है। 17वां प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है? पहला है, विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटों में विभक्त है। अगला है, विवर्तनिकी सिद्धांत में मुख्य प्लेटें केवल भ्रंशों के द्वारा सीमांकित होती हैं। देखिए विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार जो पृथ्वी का स्थल मंडल है ये 7 मुख्य प्लेटों में विभक्त है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। विवर्तनिकी सिद्धांत में जो प्लेटें हैं वो केवल भ्रंशों से नहीं बल्कि नवीन बलित पर्वत श्रेणियां, खाइयां और भ्रंश जो हैं इन मुख्य प्लेटों को सीमांकित करते हैं। केवल भ्रंश नहीं करते हैं, नवीन बलित पर्वत भी हैं, खाइयां भी हैं और साथ में भ्रंश भी हैं। ये तीनों ही प्लेटों को सीमांकित कर रहे हैं, न केवल भ्रंश। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला सही है। तो आंसर है 17 का ए, केवल 1। 18वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी प्लेट नहीं है? अंटार्कटिक प्लेट, अरेबियन प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट। देखिए यहां पर अरेबियन प्लेट एक छोटी प्लेट है, अंटार्कटिक, यूरेशियाई और प्रशांत महासागरीय प्लेटें बड़ी प्लेटें हैं। आपकी अंटार्कटिक प्लेट, उत्तर अमेरिका प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, ऐसे करके आपकी 7 प्लेटें हैं। इसमें अरेबियन प्लेट आपकी एक छोटी प्लेट है जो कि मुख्य बड़ी प्लेटों में शामिल नहीं है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 18 का बी वाला, यानी यही पूछा गया है। 19वां प्रश्न है आपका, पृथ्वी की छोटी प्लेटों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में प्लेटें हैं और सूची 2 में उनकी अवस्थिति है। नजका प्लेट, देखिए नजका जो प्लेट है ये दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है, यानी ये दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में ये स्थित है। फिलीपीन प्लेट जो है एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। इसके अलावा बात कर रहे हैं कैरोलिन प्लेट की, तो यह न्यू गिनी के उत्तर में फिलिपियन और इंडियन प्लेट के बीच में स्थित है। फ्यूजी प्लेट ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके अलावा एक प्लेट और बची है जिसका नाम है कोकोस। इसका नाम भी मैं बता दे रहा हूं, नाम है इसका कोकोस। और ये जो प्लेट है कोकोस प्लेट जो है
ये प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका 19 का डी, यानी कि ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। 20वां प्रश्न है आपका, प्लेट संचरण के फलस्वरूप बनने वाली प्लेट सीमाओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ये आपसे पूछा गया है, कौन सा यहां पर गलत है, आप बताएंगे। पहला है, अपसारी सीमा के अंतर्गत प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में हटती हैं। अगला है, अभिसरण सीमा पर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और यहां पर भूपर्पटी नष्ट होती है। अगला है, वह स्थान जहां एक प्लेट दूसरे प्लेट में धंसती है उसे प्रविष्ठन क्षेत्र कहते हैं। अगला है, रूपांतर सीमा पर नई परपटी का निर्माण और नई परपटी का विनाश दोनों होता है। देखिए, बात करें अपसारी सीमा की, जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती हैं और एक नई परपटी का निर्माण होता है तो उन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं। यानी मान लीजिए ये दो प्लेटें हैं, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। अब ये दोनों प्लेटें इधर हट रही हैं, एक इस साइड जा रही है, एक इस साइड जा रही है। तो यहां पर ऐसे में बीच में एक नई परपटी का निर्माण होगा और इसको अपसारी प्लेट कहेंगे। यानी वह स्थान जहां से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती हैं, यानी ये प्लेट जहां से स्थान जो है, जहां से ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से अलग हट रही हैं, इसको प्रसारी स्थान भी कहते हैं। यानी इसको प्रसारी स्थान कहा जाता है, प्रसारी स्थान इसको कहा जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अभिसरण सीमा यानी अभिसरण सीमा पर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है। यानी ये आपकी मान लेते हैं ये आपकी एक प्लेट है, ठीक है, और दूसरी प्लेट इसके नीचे आके ऐसे करके ये धंस रही है, तो ये आपकी अभिसरण सीमा बोली जाएगी। और यहां पर आप ये देखेंगे कि यहां पर जो आपकी भूपर्पटी है ये नष्ट हो जाती है। तो यहां पर बी वाला कथन बिल्कुल सही है। वह स्थान जहां एक प्लेट दूसरे प्लेट में धंसती है उसे प्रविष्ठन क्षेत्र यानी सबडक्शन जोन कहते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है, सबडक्शन जोन का संबंध अभिसरण सीमा से ही है। रूपांतरण सीमा पर नई परपटी का निर्माण और नई परपटी का विनाश दोनों होता है। देखिए, डी कथन गलत है। रूपांतरण सीमा का मतलब क्या है, जहां ना तो नई परपटी का निर्माण होता है और ना ही परपटी का विनाश होता है, उसे रूपांतर सीमा कहते हैं। इसका कारण क्या है, इस सीमा पर प्लेटें एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती हैं। यानी मान लीजिए एक प्लेट, ये प्लेट है और इसके ही समानांतर दूसरी प्लेट ऐसे करके सरक जाए, ठीक है, यानी टकराव तो हो ही नहीं रहा है। यानी एक प्लेट इधर सरक गई और एक प्लेट इधर सरक गई, तो टकराव हुआ ही नहीं, तो ना तो नई कोई स्थल बनेगा और ना ही भूपर्पटी का विनाश होगा, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका गलत आंसर है 20 में का डी वाला। यानी कि रूपांतर सीमा में ना ही नई परपटी बनती है और ना ही पुरानी का विनाश होता है, तो ये सीमा आपकी रूपांतर सीमा कहलाती है। तो यहां पर सही आंसर है 20 में का डी वाला। 21वां प्रश्न है आपका, प्लेट प्रवाह दर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है, आर्कटिक कटक की प्रवाह दर सबसे कम है। अगला है, ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार की प्रवाह दर सर्वाधिक है। देखिए, सामान्य और उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियां जो मध्य महासागरीय कटक के समानांतर हैं, प्लेट प्रवाह की दर समझने में वैज्ञानिक के लिए सहायक सिद्ध हुई हैं। आर्कटिक कटक की प्रवाह दर सबसे कम है, यानी कि ये 2.5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष है। इसकी प्रवाह दर 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर है। वहीं ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार जो चिली से पश्चिम की ओर दक्षिण प्रशांत महासागर में है, इसकी प्रवाह दर सबसे ज्यादा है। इसकी प्रवाह दर जो है 5 सेंटीमीटर पर ईयर है, 5 सेंटीमीटर पर ईयर है इसकी प्रवाह दर। तो यहां पर आपका दोनों ही कथन सही हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 21 का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 22वां प्रश्न है आपका, पोलर फ्लीइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का घूर्णन, गुरुत्वाकर्षण, ज्वारीय बल। यह आपके अभ्यास प्रश्नावली से प्रश्न है। पोलर फ्लीइंग बल का संबंध पृथ्वी के घूर्णन से है, अपने अक्ष पर घूर्णन से है। तो यहां पर सही आंसर है 22 का खा वाला। 23वां प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है। नजगा, फिलीपीन, अरब, अंटार्कटिक। देखिए, अंटार्कटिक एक बड़ी प्लेट है और ये आपकी 7 मुख्य प्लेटों में से एक है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 23 का खा वाला। 24वां प्रश्न है आपका, हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है। महासागरीय महाद्वीपीय अवसरण, अपसारी सीमा, रूपांतर सीमा, महाद्वीपीय अवसरण। देखिए, अभिसारी संचलन 3 प्रकार का होता है। इसमें आपका महाद्वीपीय महासागरीय संचलन, महाद्वीपीय संचलन और महासागरीय संचलन इसमें शामिल है।
तो जो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है ये भारतीय प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई है उसके उपरांत हुआ है। तो ये महाद्वीपीय अवसरण है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 24 का घ वाला। 25वां प्रश्न है, ये अभ्यास प्रश्नावली से नहीं है, आपकी स्टैंडर्ड बुक से प्रश्न है ये। प्लेटों के अभिसारी संचलन से निर्मित स्थलाकृतियों के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? रॉकी और एंडीज पर्वत महाद्वीपीय महासागरीय संचलन, हिमालय और आल्प्स पर्वत महासागरीय संचलन, मेरियाना और फिलीपींस गर्त महाद्वीपीय संचलन। देखिए जो रॉकी और एंडीज पर्वतमाला है, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका की जो पर्वतमाला है, इसका निर्माण महाद्वीपीय और महासागरीय संचलन की वजह से हुआ है। तो यहां पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। हिमालय और आल्प्स पर्वत महाद्वीपीय संचलन की वजह से बने हैं। वहीं मेरियाना और फिलीपींस गर्त का निर्माण महासागरीय संचलन की वजह से हुआ है। तो यहां पर सेकंड और थर्ड जो है गलत है, केवल पहला वाला सही है। तो सही आंसर है आपका 25 का ए, केवल एक। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग ये वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आपके मन में कोई क्वेरी या कोई डाउट है तो कमेंट करके हमें बताएं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।